अब न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड वार 3 छिड़ जाती। यहाँ अमेरिका जापान की तरह रशिया पर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता था। साइंसदानों का मानना था कि दुनिया में से 75% हिस्सा इस जंग में खत्म हो जाए। व्हाइट हाउस ने इन तमाम खबरों की तरदीद की। 1962 में रूस की एक सबमरीन B-59 कैरेबियन समुद्र में अमेरिका से कम फासले में पानी की गहराइयों में एक जोरदार हमला करने के लिए तैयार थी। अमेरिकन नेवी को मालूम हुआ तो उन्होंने सबमरीन को ऊपर लाने के लिए बॉम्ब्स पानी के अंदर फेंके। रशियन सबमरीन जो 888 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट भी टूट चुका था। इन छोटे बॉम्ब्स को देखकर इसके कैप्टन को लगा कि शायद वार शुरू हो गई है और अब न्यूक्लियर टॉर्पेड मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। ये वो वक्त था जब यूएस और रशिया के दरमियान टेंशन हद से बढ़ चुकी थी और दोनों कंट्रीज के न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ एक बटन प्रेस की दूरी पर थे। स्वीट सबमरीन के कैप्टन अभी न्यूक्लियर मिसाइल के बटन दबाने ही वाले थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया के 75% हिस्से को तबाह होने से बचा लिया। ये वाकया उस वक्त के इन दिनों के दरमियान पेश आया था जब अमेरिका और स्वीट के दरमियान कोल्ड वार काबू से बाहर हो रही थी। वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ऐसे बेहोफ हो गया था कि इसने जापान के 2 शहरों पर सीधे एटम बम गिरा लिए थे। पूरी दुनिया ने जापान पर न्यूक्लियर हमले की साइड इफेक्ट्स देख ली थी। इसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करने का सोच रहा था क्योंकि सारी दुनिया वर्ल्ड वार 2 में कमजोर हो गई थी। लेकिन अमेरिका एक मुल्क को भूल गया था जो इसकी पावर को टक्कर दे सकता था, वो था सोवियत यूनियन। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के फौरन बाद सोवियत यूनियन वो दूसरी कंट्री थी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने कई न्यूक्लियर टेस्ट करके डायरेक्टली अमेरिका के एटीट्यूड को कम कर दिया और इसके बाद अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो जाती है। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी, यहाँ अमेरिका जापान की तरह रशिया पर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि दोनों कंट्रीज में से किसी एक ने भी पहले न्यूक्लियर अटैक किया तो अगली कंट्री भी इसका जवाब न्यूक्लियर अटैक से देगी और इसके रिजल्ट में होने वाली तबाही पहले होने वाले न्यूक्लियर हमलों से कई गुना डेंजरस होगी। साइंसदानों का मानना था कि दुनिया में से 75% हिस्सा इस जंग में खत्म हो जाएगा। इन हमलों की तैयारी में अमेरिकन एयरक्राफ्ट हर वक्त हवा में होते थे। इन दोनों कंट्री की न्यूक्लियर सबमरीन भी इंटरनेशनल वाटर में एक दूसरे से छुपकर न्यूक्लियर मिसाइल को फायर करने के इंतजार में होती थी। इसके अलावा अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियार इटली और तुर्की में भी इंस्टॉल किए थे और ये कंट्री सोवियत यूनियन के बॉर्डर से बहुत करीब थी क्योंकि ये दोनों कंट्रीज नेटो अलाई थी। इससे अमेरिका की पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई क्योंकि यहाँ से सोवियत यूनियन की वेस्टर्न पार्ट को अटैक करना बहुत आसान होगा। जब ये खबर रशिया को मिली तो उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूएस के करीब पहुँचाने के लिए सोचा। इस काम के लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका से सिर्फ 144 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वाक़या क्यूबा आइलैंड था। उस वक्त क्यूबा में प्रो आजाद गवर्नमेंट थी जो अमेरिका को किसी सूरत में भी कबूल नहीं थी। अमेरिका की नजर में क्यूबा सोवियत यूनियन का अलाई था क्योंकि सोवियत यूनियन असल ही में कम्युनिज्म का गढ़ था। कम्युनिज्म के मतलब कि सारे बिजनेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे और सबको इसका इक्वल हिस्सा मिलेगा, यानी फ्यूचर में अमीर या गरीब जैसे क्लासेस नहीं बन पाएंगी। जबकि अमेरिका सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है और अपनी मर्जी से लोगों को चलाना चाहता है। अमेरिका अपने बराबर में क्यूबा पर हमला करके इसमें भी अपनी मर्जी का निजाम लाना चाहता था, लेकिन क्यूबन प्रेसिडेंट फेडरल कैस्ट्रो को रशिया की सपोर्ट हासिल थी जो क्यूबा को वेपन भी सप्लाई करते थे। लेकिन अब रशिया को क्यूबा से अच्छे ताल्लुक रखकर कुछ और चाहिए था। उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट निकिता क्रिस्चू ने क्यूबन प्रेसिडेंट फेडरल कास्ट्रो के साथ एक स्ट्रेट सीक्रेट डील की जिसमें तय पाया कि सोवियत यूनियन अपने तमाम जंगी मिसाइल को क्यूबा में मुख्तलिफ जगहों पर इंस्टॉल करेगा और इसके बदले में वो क्यूबा को यूएस के हमले से भी बचाएगा। लेकिन इसका दूसरा बड़ा फायदा यह था कि अब सोवियत यूनियन अमेरिका की खास सिटी और स्पेशल लोकेशन को आसानी से हिट कर सकेगा। इस डील की किसी को खबर तक नहीं हुई। सोवियत यूनियन ने टॉप सीक्रेट अंदाज में अपने ICBM क्यूब की मुख्तलिफ लोकेशन पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये खबर अफवाह बनकर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी और लोगों में खौफ और हरास फैल गया। लोगों का कहना था कि फ्लोरिडा से सिर्फ 144 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल की जा चुके हैं। व्हाइट हाउस ने इन तमाम खबरों की तरदीद की पर इसकी सच्चाई जानने की खोज में यूएस एयर फोर्स के U-2 स्पायर प्लेन को इस्तेमाल किया गया। इस स्पायर प्लेन ने क्यूबा आइलैंड के ऊपर से तस्वीरें कैप्चर की जिनमें साफ साफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को देखा गया। इन पिक्चर से ये बात जाहिर हो गई थी कि रशिया ने अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है। ये खबर सुनकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के पसीने छूट गए।
गए। क्यूबा को सबक सिखाने के लिए वहाँ एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया। प्लान ये था कि एयर स्ट्राइक करके सोवियत मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया जाए और फिर फुल फोर्स के साथ क्यूबा पर कब्जा कर लिया जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये प्लान असल में वर्ल्ड वॉर 3 को दावत देने के बराबर था, क्योंकि क्यूबा में रशियन मिसाइलों पर हमला असल में रशिया पर हमले के बराबर समझा जाएगा। अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाती। यह एक एटमी वार होती जिसमें दुनिया की मौजूदा आबादी का 99% हिस्सा हलाक हो जाता, या जोहरी वार जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाती। दूसरी तरफ जब सोवियत यूनियन को अमेरिका के इरादों का पता चला तो उन्होंने हमले का जवाब देने के लिए अपनी इस तैयारी में एक सोवियत B-59 न्यूक्लियर सबमरीन भी थी, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। इसको क्यूबा के करीबीन सी की गहराइयों में छुपे रहने का ऑर्डर मिला था। सबमरीन के ऑफिसर्स को फुल अथॉरिटी दी कि अगर जंग शुरू हो जाए तो न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल लॉन्च करने के लिए मॉस्को से परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं थी। यह यूएस नेवी की नजरों से छुपकर पानी के अंदर इतनी गहराई में जा चुकी थी कि इनका मॉस्को से रेडियो कांटेक्ट भी टूट चुका था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि यूएस नेवी को पानी के अंदर सबमरीन की मौजूदगी की इंफॉर्मेशन मिली। उन्होंने इसकी लोकेशन में बॉम्ब्स फेंक कर सबमरीन को इशारा दिया कि वो ऊपर आकर अपनी आइडेंटिफिकेशन कराए। यूएस नेवी की जानिब से फेंके गए ये बॉम्ब्स जो अगर इसके करीब फटते तो पूरी सबमरीन को भी तबाह कर सकते। सोवियत सबमरीन B-59 के अंदर मौजूदा कैप्टन जिनका वैसे ही मॉस्को से कांटेक्ट टूट चुका था, उन्होंने इन बॉम्ब्स को देखकर समझा कि शायद जंग छिड़ चुकी है और अब न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। बेशक क्रू के पास फुल अथॉरिटी थी, लेकिन न्यूक्लियर का बटन प्रेस करने से पहले सबमरीन में मौजूदा तीनों ऑफिसर्स की इजाजत बहुत जरूरी थी। तीनों में से 2 ऑफिसर इस हक में थे कि न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल फायर कर देना चाहिए, जबकि एक ऑफिसर इस हमले के हक में नहीं था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सबमरीन B-59 के सेकंड कमांडर थे, लेकिन उन्होंने बाकी 2 ऑफिसर्स के खिलाफ जाने का फैसला किया और इन तीनों के बीच झगड़ा हुआ। ऑफिसर आर्कीव का कहना था कि न्यूक्लियर मिसाइल फायर करना बहुत रिस्की है, जबकि इनके पास जंग स्टार्ट होने की कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। कई मिनटों तक ये झगड़ा चलता रहा और इसके बाद फैसला हुआ कि सबमरीन B-59 को सरफेस पर ले जाकर पहले मॉस्को से कांटेक्ट बहाल किया जाए ताकि असल सिचुएशन का अंदाजा लग सके। जिस वक्त B-59 सबमरीन में यह सारा वाकया चल रहा था, उसी वक्त इस बढ़ती टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए रशियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट की आपस में मीटिंग हुई, जिसमें तय पाया कि सोवियत क्यूबा से अपने न्यूक्लियर मिसाइल वापस तो ले आएगा, लेकिन इस शर्त पर बाद में अमेरिका क्यूबा पर कब्जा नहीं करेगा। यह तो डील थी जो पब्लिक के सामने रखी गई थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि अमेरिका ने चुपके से इस बात की हामी भी भर ली थी कि वो इटली और तुर्की से भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल को हटाएंगे। इधर B-59 सबमरीन जब कैरिबियन के सरफेस पर पहुंची तो उन्होंने मॉस्को से कांटेक्ट किया, जिस पर उन्हें वापस आने का ऑर्डर मिला। हिस्टोरियंस का मानना है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीला आर की वो शख्स हैं जिनके इस तारीखी फैसले की वजह से आज दुनिया में लोग जी पा रहे हैं, वरना यह न्यूक्लियर वार इतनी शदीद होती शायद इस दुनिया में इंसान का नाम और निशान भी नहीं रहता। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।